एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है इस फक्कू क्राइम चैनल में साथियों। उम्मीद है आप और आपका परिवार पूरा सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक दूसरे का ख्याल रख रखा होगा साथियों। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो सिर्फ एक घटना नहीं है साथियों, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज, हमारी सोच और हमारे सिस्टम तीनों को कटघरे में खड़ा कर सकता है साथियों। लेकिन साथियों जैसे जैसे रिपोर्ट की परतें खुलती गई कहानी उतनी ही उलझती चली गई, क्योंकि उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि ट्यूशा शर्मा के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। हाथों पर नीले निशान थे, कलाई के पास चोट, उंगली पर जख्म और सिर के अंदरूनी हिस्से में भी भारी चोट का जिक्र किया गया था साथियों। यानी रिपोर्ट बहुत डेंजर तरीके से आई थी साथियों। अब सवाल यह है साथियों कि अगर कोई इंसान खुद अपनी जान लेने जा रहा है तो उसके शरीर पर पहले से चोट क्यों होंगे, ये चोटें कहाँ से आई, और सबसे बड़ा सवाल क्या ये मामला संयोग है या किसी संघर्ष का संकेत है साथियों। इस मामले को पूरे भोपाल पुलिस का रवैया भी लगातार सवालों के साथ खड़ा हुआ है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर श्री संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि अब तक की जांच में यह मामला एंटीमोर्टेम हैंगिंग का लग रहा है, यानी कि साथियों मौत से पहले फांसी लगी और इसे हत्या नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि शरीर पर जो चोटें मिली है वे गंभीर नहीं है साथियों और उनसे मौत नहीं हो सकती है, ऐसा कमिश्नर साहब का कहना है। लेकिन यहाँ एक आम इंसान भी यह सवाल पूछ सकता है कि अगर ये चोटें मामूली है तो चोटें आई कैसे? क्या कोई इंसान खुद को मारते मारते छत पर पहुंच जाता है और फिर फांसी लगा लेता है, या फिर इसके पीछे कुछ और है जो अभी तक सामने नहीं आया है साथियों। अब ज़रा उस बेल्ट या फंदे की बात करें जिससे यह घटना हुई है, यानी बताई जाती है पुलिस के मुताबिक वह बेल्ट क्राइम सीन में बरामद भी हुई थी, यानी उसे क्राइम बेंच में भेज दिया है, लेकिन उसे तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया साथियों। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देने वाला है। बाद में जब भेजा गया तो कहा गया कि वह सील थी, उससे कोई छेड़खानी नहीं हुई है और डॉक्टर ने उसे गले के निशानों से भी मैच कराया। लेकिन यह भी सवाल वही है कि इतनी अहम चीज़ को शुरुआत में ही जांच के लिए क्यों नहीं भेजा गया साथियों। सबसे बड़ा सवाल खड़ा करने वाला यही सवाल है कि यह सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर कुछ और। अब आते आते FIR पर बात जाती है। ट्यूशा शर्मा की मौत 12 अप्रैल की रात को हुई थी, लेकिन FIR दर्ज 15 अप्रैल की रात 2:36 पर, यानी करीब करीब 3 बजे के आसपास हुई थी साथियों। इन 3 दिनों में परिवार पुलिस के पास गया, गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने अनसुनी करता रहा। जब इस दौर को पुलिस लेकर कमिश्नर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस से सर्कुलर के अनुसार ऐसे मामलों में 1 महीने तक जांच के बाद FIR दर्ज की जा सकती है, और इसमें तो सिर्फ 2 दिन में ही दर्ज कर ली साथियों। FIR मात्र 2 दिन में दर्ज की गई। अब यह सवाल जवाब सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, क्योंकि कानून यह भी कहता है कि गंभीर मामले में तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए क्योंकि जांच सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस केस में 2 मुख्य आरोपी है। पहला है साथियों ट्यूशा का पति, उसका नाम है समर्थ सिंह, जो कई दिनों से फरार है, लापता है, और दूसरी उसकी सास गिरीवाला सिंह, जो खुद एक जज रह चुकी है साथियों। कोर्ट में वो जज रह चुकी है। पति का फरार होना एक बात है, लेकिन सास खुलेआम मीडिया के सामने आकर बयान दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, फिर भी पुलिस ने उनसे अब तक कोई पूछताछ नहीं की है, कोई जांच पड़ताल में नहीं ली है साथियों उसको। जबकि FIR में उनका नाम आरोपी नंबर 1 के तौर पर दर्ज है। उन्होंने अग्रिम जमानत जरूर ले ली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके सवाल ही न पूछे जाए, उनसे सवाल नहीं पूछे जाए, उनकी जांच न की जाए। कानून हर किसी के लिए बराबर होता है, लेकिन इस मामले में यह बराबरी कहीं नज़र नहीं आ रही है साथियों। अब जरा CCTV फुटेज की बात करते हैं, जो इस पूरे मामले का एक अहम हिस्सा है। फुटेज में साफ साफ दिखता है कि 12 अप्रैल की रात ट्यूशा शर्मा सीढ़ियों से छत की ओर जा रही है और उसके हाथ में हेडफोन है। यह एक छोटी सी बात लग रही थी, लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, मर्डर करने जा रहा है अपना, तो क्या यह हेडफोन लेकर जाता है? यह सवाल लोगों के मन में उठने लगता है साथियों। इसके बाद जो सीन सामने आता है वे और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है साथियों।
पति और उसके साथ अपने दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सीपीआर दिया जा रहा है और उसी दौरान उसकी सास सीढ़ियों से ऊपर आती है, पास के कमरे में जाती है, लेकिन एक बार भी ऊपर देखकर यह नहीं जानती है कि ऊपर हो क्या रहा है। फिर कुछ देर बाद बाहर आती है और एक नज़र डालती है और बिना किसी प्रतिक्रिया के वापस चली जाती है। यही व्यवहार सामान्य नहीं लगता है, यही वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं। इस बीच ट्विशा शर्मा का परिवार इंसाफ की मांग को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहा है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है और दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। कई दिनों तक ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी मुर्दा घर में पड़ी रहती है, क्योंकि परिवार अंतिम संस्कार से पहले सच्चाई जानना चाहता था। दूसरी तरफ उसकी सास मीडिया के सामने लगातार बयान दे रही थी, उसके ऊपर यानी ट्विशा शर्मा के ऊपर कड़े कड़े बयानों को साझा करती है। यह मीडिया से कह रही थी कि ट्विशा शर्मा ड्रग्स लेती थी, उनका जीवन परिचय ठीक नहीं था और उसने अपने गर्भ का ऑपरेशन भी करा रखा था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि साथियों, कि अगर यह सब सच था तो पहले क्यों नहीं बताया गया? अगर किसी को पता था कि वह ड्रग्स ले रही है तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? कानून के अनुसार अगर किसी को ऐसे अपराध की जानकारी होती है तो और वह चुप रहता है तो वह भी दोषी माना जाता है। यह पूरा मामला सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन हालातों की झलक है जिनसे आज भी कई लड़कियां गुजरती है। शादी के बाद अगर उन्हें ससुराल में तकलीफ होती है तो कई बार ये अपने माता पिता से यह बात छुपा लेती है ताकि उन्हें चिंता न हो, और जब भी बताती है तो कई बार परिवार उन्हें समझने लगता है कि थोड़ा एडजस्ट कर ले तो ठीक रहेगा, लेकिन यही एडजस्ट कई बार जानलेवा साबित होता है। साथियों, आज के समय में बेटियां अपनी बात को खुलकर कहे और परिवार में उन्हें समझे, उनका साथ दे। आज हम जिस दौर में जा रहे हैं उसे आधुनिक और प्रगतिशील कहा जाता है और कलयुग भी कहा जाता है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल हजारें बहुएं अपनी जान गंवा रही है, यानी वो मौत के घाट उतर जाती है। और हर दिन औसतन से 18 से 20 बहुएं यानी लेडीज या तो मारी जाती है या खुद अपनी जान ले लेती है। यह आंकड़ा सिर्फ एक शिंका नहीं, बल्कि यह एक कड़वी सच्चाई है साथियों, जो हमारे देश के सिस्टम ने छुपा कर रख रखी है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार हम किस रास्ते पर जाए, किस रास्ते पर नहीं जाए। इस कहानी में अभी भी कई सवाल जवाब बाकी है। क्या ट्विशा शर्मा ने खुद अपनी जान ली या उसे मजबूर किया गया? शरीर पर चोटों के निशान कैसे आई? एफआईआर में देरी क्यों हुई? मुख्य आरोपी से पूछताछ क्यों नहीं की गई? और सबसे बड़े सवाल, क्या सच्चाई सामने आएगी? यह सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जो न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं और भरोसा रखते हैं। उम्मीद है कि इस मामले की सच्चाई सामने बहुत जल्दी आएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता है तब ऐसे सवाल उठते रहेंगे। क्योंकि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ऐसे सवाल उठते ही रहेंगे। तो यह भी है कि आज की पूरी कहानी एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें झकझोर करती है और हमें याद दिलाती है कि समाज में बदलाव की ज़रूरत अभी भी बाकी है साथियों। अभी न के बराबर बदलाव हुआ है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। ऐसी कहानियों के साथ अपने परिवार को साझा करें, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए समझाने की कोशिश करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।